वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 14 अक्टूबर 2020 है और दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। ही इज़ हैप्पीएस्ट बी ही किंग और पेजेंट हु फाइंड्स पीस इन हिज होम। अगर आप एक राजा हैं या फिर आप एक फ़कीर हैं या फिर एक मज़दूर हैं, इट डजेंट मैटर। ये पूरी रेंज में से आप कोई भी हो सकते हैं। अगर आपके घर में आपको एक शांतिमय वातावरण फील होता है तो आप बहुत ही खुश हैं और आप बहुत ही लकी भी हैं। और यहाँ पर घर का मतलब सिर्फ हमारा जो घर यानी कि होम, जो हाउस है, वो नहीं है। घर का मतलब है क्या आप अपने आप से खुश हैं। दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम इनफ, जैसा भी मैं हूँ मैं पर्याप्त हूँ। ये अगर फीलिंग आपके अंदर है, ये फीलिंग तभी पैदा होगी जब आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे। दुनिया में ये कंपैरिजन नाम की जो चीज़ है, इसने हमारी सारी खुशी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तब उस टाइम पर हमें बहुत ही बुरा फील होता है कि हम इतने, और हम करते भी क्या है, खुश होने के लिए हम हमसे जो कमज़ोर हैं, हमसे थोड़े पीछे जो हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि इनसे तो हम बहुत लकी हैं। आप वैसे भी बहुत लकी हैं। जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग और आपके लक जो है वो खुलने लगेंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर लेता है। 16 अक्टूबर तक EMI की ऑफ़र भी अवेलेबल है। तो स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, EMI ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें से 2 आर्टिकल्स जो हैं, एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, और बाकी के 2 आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। स्टार्टिंग करते हैं एक ईजी टॉपिक से। ईजी शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट सैटरडे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी। रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रीजन है, ये रीजन में आपके देखिए यहाँ पर ईरान है। ईरान के ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पर टर्की है एज यू कैन सी। तो ये है आर्मेनिया, और दूसरा देश जो है इसका नाम है अज़रबैजान। और मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था कि ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी का नाम क्या है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। इट्स कैस्पियन सी। फॉसिल फ्यूल के मामले में कैस्पियन सी, यानी कि यहाँ पर तेल और ये सारी चीज़ें काफ़ी अवेलेबल हैं, और यहाँ पर बहुत सारे देशों की रिग्स भी हैं, यहाँ से वो ऑयल निकालते हैं। तो अज़रबैजान और आर्मेनिया न्यूज़ में क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये रीजन जो आप देख रहे हैं, दिस रीजन होल, इसको लेकर पूरा ये वाला रीजन जो है, इसको लेकर पूरा इश्यू चल रहा है। इसका नाम है नागोर्नो काराबाख, राइट। अब इसकी एक क्विक हिस्ट्री को भी हमने देखा था आज भी। डोंट वरी, मैं आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्विकली देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। पूरी टाइमलाइन अगर आप देखें तो ये जो रीजन है नागोर्नो, मैं इसको NK कहूँगा, राइट, इट्स मच ईजियर। तो ये जो NK रीजन है, इस NK रीजन में ज़्यादातर लोग जो रह रहे हैं वो आर्मेनियन हैं, राइट। उनके रूट्स जो हैं वो आर्मेनियन हैं, लेकिन ये अज़रबैजान की इंटरनेशनल बॉर्डर के तहत ये वाला पोर्शन आता है। ओके, तो ये पहली बात है। दूसरी बात, सोवियत यूनियन का जब टाइम था, USSR जब था, राइट, तो USSR के टाइम पर भी ये जो पूरा पोर्शन है, ये एक प्रकार से एक स्वतंत्र प्रोविंस था, एक स्वतंत्र प्रांत था, ऑटोनोमियस प्रोविंस था ये, और इट वाज पार्ट ऑफ अज़रबैजान रिपब्लिक। 1988 में सोवियत पावर जैसे धीरे धीरे वीक होता गया, तो NK में वोटिंग हुई, और NK में ये वोटिंग हुई कि ये आर्मेनिया को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स आर्मेनिया के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन, अगर किसी रीजन में, यही प्रॉब्लम है भारत में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, कुछ स्टेट्स में इश्यूज चल रहा है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि आज नहीं लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, ताकि आपको इस टॉपिक के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वाला टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक जगह पर मान लीजिए कि कोई एक राज्य है जिसमें 70% पॉपुलेशन जो है
वो माइग्रेंट की हो चुकी हैं, कि बेसिकली वो बांग्लादेश से हमारे देश में आ गए हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पर जब इलेक्शंस होंगे तो किसको वोट मिलेगा? उस व्यक्ति को जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं। फिर धीरे धीरे करके यहाँ की पूरी पॉपुलेशन, जो लोकल्स हैं वो चले जाएंगे, फिर ये पूरा एरिया उनके कब्ज़े में आ जाएगा, और उसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ जॉइंट हो जाना है, और फिर झगड़ा हो सकता है दो देशों के बीच में। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी हुई। सोवियत डिसइंटीग्रेशन 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूट गया, और उसके बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध हुआ। तब से लेकर आज तक इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर दोनों देशों के बीच में इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान की तरह है कि हमारे युद्ध की स्थिति हर रोज़ नहीं होती हैं, लेकिन छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो होते रहते हैं। और ये एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में इंडियन न्यूज़पेपर्स में इतना ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। ये तो पानी जो है वो थोड़ा हद से ऊपर बढ़ गया, इसकी वजह से इसको लेकर आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो देयर इज़ दिस ऑन गोइंग फाइट, राइट। रशिया ने स्टेप इन किया था। रशिया ने दोनों देशों के बीच में, अभी कुछ टाइम पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक जो किया, तो इसको रोकने के लिए रशिया ने एक सीज़ फायर करवाया। लेकिन ये जो ट्रूस हैं, जो सीज़ फायर हैं, ये टूट गया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फिर से ब्लेम करने की कि आपका तू मैं जो है इसकी शुरुआत हो गई, और फिर से झगड़े जो हैं उसकी शुरुआत हो गई। नाउ द थिंग इज़ कि रशिया एक ऐसा देश है जिनके रिलेशनशिप दोनों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। 1994 में सीज़ फायर हुआ था। 1994 में क्विक अगर मैं आपको हिस्ट्री दे दूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट्स, राइट, जस्ट आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आए इसलिए, क्योंकि हम रशिया की बात कर रहे हैं। तो 1994 में सीज़ फायर हुआ, और जो रेबल्स हैं वो आर्मेनिया सरकार के द्वारा और रशिया के द्वारा सपोर्ट, रेबल्स जो हैं उनको सपोर्ट मिलता था। लेकिन सीज़ फायर हुआ, और उसके बाद चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत देखने को मिले थे, लेकिन रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं ये काफ़ी एक टेंशन का वातावरण क्रिएट करती हैं। अज़रीज़ यानी कि अज़रबैजान के लोग जो हैं और टर्की के लोग जो हैं उनकी लैंग्वेज नियरली सेम है, एथनिसिटी और लैंग्वेज, और इसको लेकर टर्की जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। टर्की खुले तौर पर अज़रबैजान को सपोर्ट करता है, और टर्की जो है वो आर्मेनिया का विरोध भी करता है। नाउ द थिंग इज़ कि टर्की जो है ये एक नाटो मेंबर कंट्री है, और आर्मेनिया जो है ये रशिया के द्वारा एक ग्रुप चला जाता है जिसको कहते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्मेनिया CSTO का पार्ट है, टर्की जो है ये नाटो का पार्ट है। तो अगर ये झगड़ा आगे चला तो फिर नाटो और CSTO इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और रशिया के लिए भी थोड़े ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशिया सीरिया में, यूक्रेन में, लीबिया में, येमेन में, दूसरे ऐसे कुछ रीजन्स हैं जहां पर ऑलरेडी रशिया इन्वॉल्व हैं। तो एक नया फ्रंट उनके घर के नज़दीक खुल जाएगा। और जैसे इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने बात की थी कि USA और ये सारे देश जो हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल इन्वॉल्व्ड नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन तो यही होना चाहिए कि सीज़ फायर हो, और अज़रबैजान, आर्मेनिया और ये जो NK रीजन है वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलें, यानी कि टेबल के ऊपर आए, बातचीत करें। झगड़ों से कुछ नहीं होगा, ये रीजन एक लंबे टाइम तक और ज़्यादा यहाँ पर यही एक टेंशन भरा वातावरण होगा, और फिर 10-15 सालों के बाद पता चलेगा कि सीज़ फायर करेंगे और एग्रीमेंट्स करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आज ही इसके ऊपर काम करने की शुरुआत कर दें। लेकिन ये हम समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और कितनी सारी महत्वाकांक्षाएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ऑक्शन स्टेशंस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऑक्शंस, राइट, ऑक्शंस यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम नीलामी। आपने देखा होगा कि ऑक्शंस में पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो कोई चीज़ों को बेचने के बहुत सारे हिंदी फिल्मों में ऐसा होता था कि किसी का बिजनेस और सारी चीज़ें चली गई, और फिर उसके सामान की नीलामी होती है। ऑक्शन होता है कि लोग आते हैं और घर खरीद लेते हैं, घर की नीलामी होती है, इतने पैसे, फिर अलग अलग बीडर्स जो होते हैं वो अपने इशारे कर करके कहते हैं कि 10 लाख, कोई थोड़ा ऐसा इशारा करके कहता है 10 लाख 10,000, 10 लाख 50,000, और फिर फाइनली
कोई बड़ी सी हिंदी फिल्मों में ऐसा होता था कि कोई हीरो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आकर फाइनली बहुत बड़ी एक 20 लाख कह दिया उसने, और सारे लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, और फिर फाइनली वो व्यक्ति जो है चीज़ों को ख़रीद लेता है। तो दिस इज़ ऑक्शन। ऑक्शन जो है इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं। अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को मंगवाते हैं तो कई बार ऑक्शन या फिर बिड भी कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो इतने प्राइस में चाहिए। तो ऑक्शन इज़ ए कॉमन वे टू सेल समथिंग। आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं तो आप उसका ऑक्शन कर सकते हैं। ये एक बेचने का तरीका है। ऑक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स में, वे उन दो लोगों को मिला है जिन्होंने ऑक्शन थियरी और डिज़ाइन को लेकर काम किया। तो आप कहेंगे कि ये तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट? तो ऑक्शन में ऐसी क्या चीज़ है कि ये क्या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स बात है कि जिसको लेकर आप नोबेल पुरस्कार दे? द थिंग इज़ यस, राइट। ऑक्शन जो है वो, जो मैंने आपको बताया, जो हमने देखा, वो बहुत ही एक सिंपल फॉर्म है ऑक्शन का। लेकिन ऑक्शन जो है ये एक बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड टूल के तौर पर इवॉल्व हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ऑक्शन, देखिए, जो गूगल के ऊपर एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं तो इसका भी ऑक्शन होता है। डू यू नो दैट? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी वीडियो, शायद ये वीडियो भी, अगर आप, इट्स नॉट शायद बट डेफिनेटली, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तब एडवर्टीज़मेंट आती है, इज़न्ट इट? तो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीज़मेंट के भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर स्लॉट चाहिए, ऐसी एडवर्टीज़मेंट अगर आपको देनी है तो फिर आपको इतने पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो इसकी ऑक्शन में जो जीत जाता है, जो कंपनी उतने पैसे या फिर हाईएस्ट बीट करती है, तो उनको वो स्लॉट मिल जाता है। सेम थिंग गोज़ विद टेलीविज़न, सेम थिंग गोज़ विद गवर्नमेंट जो होती है वो आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड्स को ऑक्शन करती है, इज़न्ट इट? तो आप रेंज देखिए, लेटेस्ट जो ये व्हाट वी से सर्च इंजन में जो एडवर्टीज़मेंट होती है, इसी के साथ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का ऑक्शन, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। तो ऑक्शन कोई एक सिंपल चीज़ नहीं है, राइट? यहाँ पर इसीलिए नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल पुरस्कार दिया है, इस सब्जेक्ट को नोबेल पुरस्कार दिया है, और इस सब्जेक्ट में काम करने वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। द सक्सेस ऑफ एन ऑक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन 3 थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज द रूल्स। किस प्रकार के रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं इस ऑक्शन को लेकर, यह नंबर 1 है। नंबर 2 है द बिडर्स आइडिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑक्शन्ड आइटम। जो बिडर हैं, अगर मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, नीलामी में कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो मेरा आइडिया क्या है? मेरा आइडिया उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, मेरे लिए वो चीज़ जो है वो कितनी वैल्यूएबल है, या उसकी वैल्यू कम है, ज़्यादा है। दैट इज़ द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अमंग बिडर्स अबाउट द आइटम। हर एक एसिमेट्री, यानी कि क्या सभी के सब जितने भी बिडर्स हैं उनके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, क्या पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, ऐसी सिचुएशन है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। विल्सन जो हैं, विल्सन यानी कि रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम। तो विल्सन जो है उन्होंने 1960s में इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की, और मिलग्रॉम जो हैं उन्होंने 1980s में इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। और दोनों ने मिलकर ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और ऑक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक एप्लीकेशन है, साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, जो यूएसए में 1990s में काफ़ी फेमस था, और हमारे देश में भी इसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग टाइम पर किया है। तो इसको भी एनहेंस करने में रोल प्ले किया है। द सक्सेस ऑफ एन ऑक्शन डिपेंड्स क्रूशियली ऑन द एम ऑफ द ऑक्शन। जैसे हमने बताया कि ऑक्शन का लक्ष्य क्या है, दैट मैटर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेट्स से कि कोई एक फेमस सेलिब्रिटी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोई लेट्स से गोल्डन शू या ऐसी कोई चीज़ मिली है, तो अब वो बच्चों की या फिर गरीबों की मदद करना चाहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये जो गोल्डन शूज़ हैं वो मैं बेचना चाहता हूँ, राइट? इसकी नीलामी करते हैं, और इससे जो भी पैसे आएंगे उनका इस्तेमाल हम इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एनजीओ जो है वो राज़ी हो जाएगा। और अब कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे देना चाहता है, राइट? अगर मैं हूँ, लेट्स से कि मैं वो जो गोल्डन शूज़ हैं उसके लिए 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, फॉर एग्जांपल,
तो मैं डायरेक्टली भी एनजीओ को दे सकता हूँ, लेकिन ऑक्शन जब होता है तब अवेयरनेस जनरेट होती है और फिर दूसरे लोग भी ऐसा, जब कोई फ्यूचर में ऐसा पैसे वाला बनेगा या फिर पैसे वाला कोई व्यक्ति है, तो वो भी चैरिटी जब करना चाहेंगे तो इट विल बी लाइक मिक्स चीज़ है। इसमें थोड़ी बहुत उनकी ब्रांडिंग हो गई, बच्चों की मदद हो गई, तो इट्स लाइक विन विन फॉर एवरीवन। और रिटर्न में उनको कोई सुवेनियर भी मिलता है कि ये गोल्डन शूज़ जो हैं वो उनके शोकेस में चला जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन तो उनके ख़ानदान की परंपरा भी, तो उसके बहुत सारे ऐसे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई दिखावे के लिए, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देखें, लेकिन उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो चैरिटी अगर ऐसी की जाती है तो जो एनजीओ हैं उसके लिए तो बस यही है कि मैक्सिमम कितने पैसे उनको मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद। इसमें एनजीओ का कोई वैसे देखा जाए तो ख़ास कोई नुकसान नहीं है, राइट। लेकिन जब गवर्नमेंट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करती है तो उसके गोल्स, चैलेंजेस कि भाई बिडर्स जो हैं तो उसमें से कौन कौन से बिडर्स हो सकते हैं, किसको अलाउ किया जा सकता है, फिर अगर अलाउ किया जाता है फिर वो कितने टाइम तक इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या होगी, छोटी से छोटी डिटेल्स, करप्शन नहीं होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑक्शन ऐसा नहीं है कि हर एक ऑक्शन सेम है, हर एक ऑक्शन का लक्ष्य जो है वो प्रोसेस शायद सेम लगे, लेकिन जो उसके बाद का काम जो है वो या फिर उससे पहले का काम जो है वो भी काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऑक्शंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए ऑक्शन 2G स्कैम और ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक फ्लोर प्राइस भी, अब एक नई चीज़ आ गई है फ्लोर प्राइस के मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये हो चुका है कि ये फ्लोर प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बिड्स जो हैं, ऐसी ऑक्शन सेरेमनीज़ जो हैं वो हमारे देश में फेल भी हुई हैं। अनदर चैलेंज इज़ द विनर्स कर्स। विनर्स कर्स का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ये ऑक्शन जीत गया उसको ख़ुद को नहीं पता है कि ये जो चीज़ है उसकी वैल्यू जितनी वो आंक रहे हैं उससे बहुत कम है, और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एनीवे, ये ऑक्शन के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है। ये एक ऐसा एरिया है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके ऊपर और ज़्यादा काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है, ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उन्होंने एक स्काफ होल्डिंग का काम किया। स्काफ होल्डिंग यानी कि उन्होंने, जब हम मकान बनाते हैं तो ये जो स्काफ होल्डिंग होता है तो एक बेस मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम थिंग हैज़ बीन डन बाय दिस 2 रिसर्चर्स। मूविंग ऑन टू द थर्ड आइटम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस साल 15 साल हो जाएंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के। आरटीआई ने लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर किया है। एक डेमोक्रेसी में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 से निकलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और आपकी फ्री स्पीच, आपके एक्सप्रेशन उतने शार्प नहीं होंगे, उतने टू द पॉइंट नहीं होंगे अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम कई बार कहते हैं इज़न्ट के, कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता। द थिंग इज़, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को आपने प्रोसेस की और नॉलेज बनाया और आपके एक्सपीरियंस का उसमें एक एडिशन हुआ और वो आपका विजडम बन गया, तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन के बगैर नॉलेज कैसे पैदा होगी। तो अगर लोगों के पास, एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सरकार ने किस डिसीजन किस प्रकार से लिया, क्या खर्च हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप सरकार की गलतियाँ कैसे निकाल पाएंगे। गलतियाँ नहीं निकालेंगे या फिर उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो फिर आप सरकार को ट्रैक पे कैसे रखेंगे, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है वो डिटीरियोरेट या फिर बिगड़ सकती है। आपने देखा होगा, डायरेक्टली अगर आपने इसके ऊपर आर्टिकल ना पढ़े हो लेकिन आपको पता ही है, आई एम श्योर आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पर, अभी भी कोविड-19 का टाइम चल ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने
मेडिकल फैसिलिटीज़ किस प्रकार की मिल रही हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस फॉलो की जा रही हैं, सरकार ने कैसे आदेश दिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास कितने बेड्स हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल की थी अलग अलग शहरों में, नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर। फिर लॉकडाउन के टाइम की बात करें, लॉकडाउन के टाइम पर जो गरीब हैं, खास करके मैं माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो माइग्रेंट्स को खाने पीने की चीज़ें, फूड ग्रेन्स, क्या सभी माइग्रेंट्स को मिले थे, कितनों को दिया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे रियलिटी हमारे सामने आई। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स किन को मिल रहे हैं, नहीं मिल रही हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसलिए आ सकी क्योंकि हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये एक ग्रास रूट मूवमेंट से इसकी शुरुआत हुई और 2005 में ये हमारे देश का एक कानून बन गया। एपीजे अब्दुल कलाम सर को पूछा गया कि प्रेसिडेंट टेन्योर में कोई ऐसा ख़ास दिन आपको याद है या फिर आपके लिए सबसे ख़ास दिन, तो उन्होंने ये बताया था कि वो दिन जब मैं आरटीआई के ऊपर साइन करने वाला था एज ए प्रेसिडेंट, उस दिन वो ऑफिस जल्दी चले गए थे, ऐसा कुछ था। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंस है आरटीआई का, कि एपीजे कलाम सर जैसे एक व्यक्ति जो हैं वो उस दिन जल्दी पहुंच जाते, वैसे वो जल्दी उठते थे लेकिन फिर भी वो ऑफिस जो है वो अर्ली पहुंच गए। वो कितने एक्साइटेड होंगे, राइट। उन्होंने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ किया है, लेकिन वो व्यक्ति भी एक्साइट हो जाए तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग, और डेफिनेटली आरटीआई जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रश्न ये है कि क्या आरटीआई जो है उसका मीन्स क्या ये वीक हुआ है इन 15 सालों में या फिर और ज़्यादा मजबूत हुआ है। The RTI Act has also been put to effective use by public-spirited citizens to shine the light on the corruption and arbitrary abuse of power by the state. RTI का इस्तेमाल जो है बहुत सारे विसल ब्लोवर्स ने, वे सारी जगहें, वे सारे समाज के या फिर वे सारे सरकार के कोने जहाँ पर अंधेरा था, करप्शन था, राइट, पावर का मिसयूज़ होता था, तो उन सारी जगहों पर प्रकाश डालने का काम जो है वो आरटीआई ने किया है। अगर हम एक अलग एंगल से देखें तो आरटीआई ने हमारे देश के जितने भी सिटीजन से सभी को विसल ब्लोवर बना दिया है। पीएम केयर्स फंड जो हैं इसको लेकर भी आरटीआई हुई थी कि इसके साथ जुड़े हुए आपने कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च किए हैं, ये भी लिस्ट हमें प्रोवाइड कीजिए। अब बात करें इस इंस्टीट्यूशन की। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं उनका एक बहुत ही इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश में और आरटीआई लॉ में। अब सरकार ने 2019 में एक अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट में ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका जो टेन्योर है उसको डिसाइड करने का काम, जो फिक्स्ड टेन्योर था उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर जो एक हाई स्टेटस था वो भी कहीं ना कहीं सरकार ने डाइल्यूट कर दिया। तो सरकार अब तय करेगी कि जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका टेन्योर यानी कि कितने सालों तक वो ऑफिस में रहेंगे और उनकी सैलरी क्या होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ें की, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऐसी सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो सरकार को नेगेटिव दिखाते हैं या फिर सरकार की रियलिटी को दिखाते हैं, तो शायद उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाए। फिर बात करें अपॉइंटमेंट की। आप टाइम पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट ही नहीं करेंगे तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो बहुत सारी वैकेंसीज आज भी हैं, राइट। देखिए, सिंस May 2014 नॉट अ सिंगल कमिश्नर ऑफ CIC हैज़ बीन अपॉइंटेड विदाउट सिटीजन्स हैविंग टू अप्रोच कोर्ट्स में जाए बिना एक भी ऐसे CIC की अपॉइंटमेंट जो है वो 2014 से लेकर आज तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ये इंफॉर्मेशन, ये जो CIC की जो भी ऑफिसेस हैं वहाँ पर मीन स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अगर कोई वैकेंसीज हैं तो जल्द से जल्द उनको फिलअप कीजिए। लेकिन सेम थिंग गोज़ विद द स्टेट, सेम थिंग गोज़ विद द सेंटर, राइट। CIC इज़ हेडलेस फॉर द 5th टाइम इन लास्ट 6 ईयर। स्टेट ने भी सेंटर से यही सीखा है। तो जब आप जो इंस्टीट्यूशन है, लॉ है आरटीआई का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो एक बॉडी है उसको ही अगर आपने वीक बना दिया है तो आरटीआई को वीक बनाया, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो भी वीक बन चुके हैं या फिर वीक बनती जाएगी।
फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है दो दूसरे देशों की, यहाँ पर कुछ भारत के साथ भी जुड़ी हुई है। 1830s की बात है। डच के कुछ नेचुरलिस्ट्स जो थे वो बोर्नियो बोर्नियो एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, तो वहाँ पर गए थे। और उस टाइम पर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको काफ़ी एक अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। उनको रेन फॉरेस्ट यानी कि वहाँ के जो जंगल हैं उनकी एक टूर पर भी ले गए। और फिर वहाँ के जो डच ये जो नेचुरलिस्ट थे वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गए, मीन्स आश्चर्यचकित हो गए कि ये बोर्नियो जो हैं ये हॉलैंड जो देश है आज जिसको हम नेदरलैंड्स कहते हैं, तो नेदरलैंड्स की या फिर उस टाइम पर हॉलैंड जो है उसकी एक कॉलोनी है। तो उनके राजा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से, और ख़ास करके उनके हाथों में जो अंगूठी थी, जो अंगूठियाँ उन्होंने पहनी थी उसमें एक बहुत ही खूबसूरत एक डायमंड था, 70 कैरेट का एक जेमस्टोन था जिसका नाम है बेंजार मासिन डायमंड। तो ये बेंजार मासिन डायमंड जो है ये फाइनली डच गवर्नमेंट ने सल्तनत को हटा दिया और सारी प्रॉपर्टी कब्जे कर ली। और ये बेंजार मासिन डायमंड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो आज नेदरलैंड्स के सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़े म्यूज़ियम में इसको रखा गया है। तो अब डिमांड ये आ रही है कि ये जो डायमंड है ये डायमंड वापस इंडोनेशिया को दिया जाए। ये कॉलोनियल्स ने ये लूटा था, इसकी लूट की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हड़प लिया है। और बहुत सारे वेस्टर्न म्यूज़ियम्स जो हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे, ब्रिटिश म्यूज़ियम में अगर फ्यूचर में जब भी आप जाएं तो यू विल फाइंड के कितने सारे देशों की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्होंने कलेक्ट करके रखी हैं, इजिप्ट से, भारत से, फिर बहुत सारे अरेबिक वर्ल्ड के बहुत सारे देशों से हैं। फ़िलहाल तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें तो ये सारे वेस्टर्न म्यूज़ियम्स जो हैं वो ख़ास करके ये जो कॉलोनीज में जो ऐसे देश थे जो दूसरे देशों को कॉलोनी बनाते थे, तो इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों को मीन्स गलत तरीके से, एथिकल तरीके से नहीं, ऐसे तरीक़ों से उन्होंने ये सारी चीज़ों को लूटा है। कोहिनूर भी इसमें आ गया। तो ये जो डिमांड चल रही है, और अच्छी बात है कि ये जो इनकी काउंसिल हैं, डच काउंसिल ऑफ कल्चर, तो इनका कहना यह है कि ये सारी चीज़ें अब लौटा देनी चाहिए, हमने गलत तरीके से ली थी। और आज भी जब हम बात करते हैं तो शर्म आती है कि हमारे देश का इतिहास ऐसा है कि हमने चीज़ों को लूटा था। आप को मीन्स जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की जो टेक्स्ट बुक है वेस्टर्न वर्ल्ड की, बहुत सारे ऐसे, मुझे इंग्लैंड के बारे में पता है, तो इंग्लैंड के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि स्कूल में उनको ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि उन्होंने कैसे उनके जो ये विक्टोरिया और ये सारा जो उनका किंगडम था, तो उन्होंने कैसे भारत जैसे देश को लूटा है, कितने लोगों को, जलियांवाला बाग यहाँ पर हुआ है, और बहुत से ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई ही नहीं जाती। उनको तो ये सिखाया जाता है कि हम तो इतने महान थे, हमारे पूर्वज इतने महान थे कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए और वहाँ के जो लोग जो हैं वो जंगल राज से चल रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश राज से सारी चीज़ों को अच्छा किया, ऐसा उनको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी डार्क हिस्ट्री जो है उसके बारे में भी उनको पता चलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जिन जिन देशों में बिलोंग करती हैं तो उन देशों को वापस लौटा देनी चाहिए। इसके साथ दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। जय हिंद।